वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का वीकली करंट अफेयर्स के इस एडिशन में। इसमें हम 8 से 15 अगस्त तक की सभी महत्वपूर्ण खबरों को कवर करेंगे। सबसे पहले जानते हैं आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या हालिया फैसला दिया है बेटियों के उत्तराधिकार को लेकर। सरकार ने गैर रणनीतिक क्षेत्रों और रणनीतिक क्षेत्रों में निजीकरण के लिए क्या नीति अपनाने पर विचार किया है, उस पर जानेंगे। ई संजीवनी ओपीडी के बारे में, महामारी के परिदृश्य को देखते हुए कैसे ये लाभदायक होगा, और स्ट्रीट वेंडर्स निधि जो प्रधानमंत्री ने चालू की है आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत, इसमें क्या है नया खबर, वो हम देखेंगे। नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन, रक्षा मंत्री ने इसे लॉन्च कर दिया है। ये क्या नया कंसेप्ट है, आप देख रहे हैं हाल फिलहाल में रक्षा क्षेत्र में काफी नए नवाचारों को लॉन्च किया जा रहा है, तो उसके बारे में। और एक ऐतिहासिक समझौता इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ है, ये हमें देखना है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला टॉपिक, जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक हालिया फैसले में हिंदू महिलाओं की पैतृक संपत्ति में वारिसों और संयुक्त कानूनी उत्तराधिकारी के अधिकार को बढ़ा दिया है। एक हिंदू महिला को जन्म से ही पैतृक संपत्ति में संयुक्त वारिस होने का अधिकार है, और यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि उसका पिता जीवित है या नहीं। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। एक तरीके से 2005 में हिंदू उत्तराधिकार नियम में जो संशोधन किए गए थे, ये फैसला उन्हीं को आगे बढ़ाता है। मूल रूप से हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में हिंदू कानून के मिताक्षरा अनुभाग को माना गया था, और मिताक्षरा अनुभाग ये कहता है कि संपत्ति के उत्तराधिकार में केवल पुरुषों को कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी जाए। परंतु इस एक्ट में 2005 में संशोधन किया गया, जिसे हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के नाम से जाना गया। इसमें महिलाओं को संपत्ति विभाजन के मामले में सह समन्वयक यानी कॉर्पसनर के रूप में मान्यता दी गई। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में संशोधन करते हुए यह तय किया गया कि एक समन्वयक की बेटी को भी जन्म से ही उत्तराधिकारी माना जाए। यह संशोधन विधि आयोग की 174वीं रिपोर्ट के अनुसार किया गया था। तो एक तरीके से देखा जाए तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में पहले से ही ये वक्तव्य दिया गया है। इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में बढ़ाया है और इसे विस्तृत किया है। बढ़ते हैं आगे। अंडमान निकोबार में ऑप्टिकल फाइबर, 10 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए एक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी ओएफसी का उद्घाटन किया है। यह केबल चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर तथा पोर्ट ब्लेयर को 7 अन्य स्वराज द्वीपों जैसे हैवलॉक, अंडमान, कार निकोबार, कोमारता, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगत से भी जोड़ेगा। तो ये केबल चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को और पोर्ट ब्लेयर के साथ में इन 7 द्वीपों को आपस में जोड़ेगा। यह चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच में 2x200 गीगाबाइट्स प्रति सेकंड और पोर्ट ब्लेयर और अन्य द्वीपों के बीच 2x100 गीगाबाइट प्रति सेकंड की बैंडविड्थ प्रदान करेगा। यह परियोजना भारत सरकार द्वारा सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि यानी यूएसओएफ के माध्यम से वित्त मंत्रालय संचार विभाग के अधीनस्थ वित्त पोषित है। भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा यानी बीएसएनएल के द्वारा यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना के लिए तकनीकी सलाहकार टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड यानी टीसीआईएल प्रदान कर रहा है। बढ़ते हैं आगे। सरकार ने घोषणा की है कि जल्द ही रणनीतिक क्षेत्रों पर एक नीति बनाई जाएगी और साथ ही गैर रणनीतिक क्षेत्रों में कंपनियों के पूर्ण निजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। अनावश्यक प्रशासनिक लागत को कम करने के लिए रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक उद्यमों की संख्या 4 निर्धारित की गई है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि सरकार चाहती है कि गैर रणनीतिक क्षेत्रों में पूर्ण तरीके से निजीकरण को बढ़ावा दिया जाए और जो रणनीतिक क्षेत्र हैं उनमें भी सार्वजनिक उद्यमों की संख्या कम की जाए। निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी विशेष सार्वजनिक संपत्ति या व्यवसाय के स्वामित्व को एक सरकारी संगठन से निजी इकाई में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर को स्थानांतरित स्वामित्व कर दिया जाता है। यह भी संभव है कि सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में संपत्ति के अधिकार का हस्तांतरण बिना बिक्री के हो जाए। तो बिना बिक्री के हस्तांतरण केवल हो संपत्ति के अधिकार का, और इसे ही हम डीरेगुलेशन यानी विनियमन कहते हैं।
वर्तमान में यह आवश्यक हो गया है कि सरकार गैर रणनीतिक उद्योगों के नियंत्रण, प्रबंधन और संचालन के बजाय शासन की दक्षता पर ध्यान केंद्रित करे। बात करें यदि रणनीतिक और गैर रणनीतिक क्षेत्रों में विभेद की, तो वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाले निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के पास 3 व्यापक क्षेत्रों को कवर करने वाले 18 रणनीतिक क्षेत्र हैं। पहला खनन और पर्यवेक्षण, दूसरा विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण तथा तीसरा है सेवा क्षेत्र। यद्यपि इन दोनों ही क्षेत्रों की पूर्ण परिभाषा हमें नहीं मिलती है, तो इनके आपस में डिफरेंस कर पाना काफी मुश्किल है। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे बीपीसीएल, एयर इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आदि। निजीकरण पर जोर देने से रसायनों और बुनियादी ढांचों के विकास के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों का निजीकरण हो सकेगा। सरकार के इस फैसले से परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश का भी मार्ग प्रशस्त होगा। सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों की संख्या को भी कम करने की इच्छा व्यक्त की है। बढ़ते हैं आगे। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ यानी कि ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड ने अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया और इसी दिन आभासी कार्यालय यानी वर्चुअल ऑफिस का भी उद्घाटन किया है। इस कार्यालय में 81 ऑनलाइन कार्य स्टेशन और 100 अतिरिक्त परिवर्तित राज्य एजेंसी कार्य स्टेशन होंगे। यह देश भर के अपने सहयोगियों के साथ ट्राइफेड टीम के सदस्यों को, आदिवासी लोगों को मुख्यधारा के विकास में करीब लाने में मदद करेगा। ये सभी पहले ट्राइफेड की महत्वाकांक्षी योजना डिजिटाइजेशन ड्राइव का हिस्सा है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों, कला, आदिवासी उत्पादों, आदिवासी कारीगरों के व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन परिसंघ की बात करें तो यह 1986 में जनजातीय लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान सूचना के साथ जनजातीय लोगों के आर्थिक कल्याण, सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण के लिए स्थापित किया गया था। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया कॉर्पोरेट्स के लिए दिवालियापन समाधान प्रक्रिया नियम 2016 और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया नियम 2017 में संशोधन पारित किया है। तो बोर्ड ने इन दोनों ही नियमों में संशोधन पारित किया है। नियम 2016 में 2 संशोधन किए हैं। पहला है अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा प्रस्तुत 3 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल उसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से होने चाहिए जहां से कॉर्पोरेट देनदारों के सबसे अधिक लेनदार हैं। दूसरा है मूल्यांकन मैट्रिक्स के अनुसार सभी संकल्प योजनाओं पर लेनदारों की समिति एक साथ वोट करेगी, यानी जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स होती है, बैंकों की जो समिति है जिनको अपना कर्जा वापस लेना है, वो सब एक साथ वोट करेंगे किसी भी योजना पर जिस योजना के द्वारा ऋण को वापस किया जाएगा। साथ ही एक साथ वोट देने के बाद बहुमत से ही फैसला होगा कि किस योजना को चुनना है और इस योजना को चुनने के लिए कम से कम 60% वोट का बहुमत होना चाहिए। और नियम 2017 में जो संशोधन किया गया है उसके अनुसार एक कॉर्पोरेट व्यक्ति एक सामान्य रिजोल्यूशन के माध्यम से अपने वर्तमान परिसमापक यानी कि लिक्विडेटर के स्थान पर एक अन्य इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को भी एक लिक्विडेटर के रूप में नियुक्त कर सकता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंतर्गत लिक्विडेटर एक ऐसा पर्सन है जो अब कर्ज लेने वालों की संपत्ति को सेल करेगा, बिक्री करेगा और उसके बाद वहां से जो पैसा निकलेगा उसको वो लेनदारों को यानी बैंक्स को वापस करेगा। तो ये उसके बारे में है। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ई संजीवनी और ई संजीवनी ओपीडी प्लेटफॉर्म की समीक्षा बैठक की है। नवंबर 2019 के बाद ई संजीवनी और ई संजीवनी ओपीडी द्वारा टेली काउंसलिंग कुल 23 राज्यों के द्वारा लागू की गई है। तो ये टेली काउंसलिंग के बारे में है दोनों चीजें। और इनमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं तमिलनाडु जहां पर 32,000 के आसपास परामर्श दिए गए और दूसरा है आंध्र प्रदेश जिसमें 28,000 के आसपास परामर्श दिए गए हैं। आपको बता दें कि इन दोनों प्लेटफॉर्म को सीडैक के द्वारा विकसित किया गया है यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ई संजीवनी की बात करें तो यह आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र कार्यक्रम के तहत डॉक्टर टू डॉक्टर टेली काउंसलिंग की प्रणाली है, यानी एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से टेली काउंसलिंग कर सके, फोन पर एक दूसरे से बात कर सके, ये वो प्रणाली है।
इसमें 2022 तक हब और स्पॉक मॉडल का उपयोग करते हुए देश भर के सभी 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में टेली काउंसलिंग प्रदान करना इसका लक्ष्य रखा गया है। तो एक तरीके से एक सीनियर डॉक्टर एक जूनियर डॉक्टर को टेली काउंसलिंग कर सके, फोन पर या लैपटॉप या डिजिटल माध्यम से ये बता सके, जानकारी दे सके, ये ई संजीवनी के अंतर्गत आता है। जिसमें यदि बात करें हम हब की, तो मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल यहाँ पर हब का कार्य करेंगे और जो स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र है वो स्पोक का कार्य करेंगे। इसका दूसरा प्लेटफॉर्म है ई संजीवनी ओपीडी। तो यहाँ पर ये डॉक्टर और मरीज के बारे में है। तो महामारी के दौरान घर पर डॉक्टरों से परामर्श करने के लिए रोगियों को सक्षम करने के उद्देश्य से यह शुरू किया गया है, ताकि नागरिक अस्पताल में जाए बिना ही व्यक्तिगत रूप से डॉक्टरों से परामर्श कर सकें। बात करें टेलीमेडिसिन की, तो यह स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा वितरण की एक उभरती हुई शैली है, जो दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कुछ दूरी पर बैठे रोगों की जांच और उपचार करने के लिए एक स्वास्थ्य सेवा पेशेवर को अनुमति देती है। तो ये टेलीमेडिसिन और टेली काउंसलिंग ये आज के टाइम में महामारी काल में जहाँ पर हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, वहां पर ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। बात करें भारत में इसके पहले प्रयोग की, तो इसरो ने 2001 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की थी, जिसने चेन्नई में अपोलो अस्पताल को चित्तूर जिले के अरगोंडा ग्रामीण में अपोलो ग्रामीण अस्पताल से जोड़ा था। बढ़ते हैं आगे। नासा के सोलर डायनामिक्स ने सोलर कलंक समूह यानी कि सन स्पॉट AR2770 को देखा है। ऐसा माना जाता है कि सौर कलंक का यह 25वां चक्र है जो सूर्य के आंतरिक भाग में चल रहा है। सनस्पॉट या सौर कलंक सूर्य की सतह का वह क्षेत्र होता है जो आसपास के क्षेत्रों की तुलना में काला होता है, यानी डार्क होता है, और यहाँ तापमान अपेक्षाकृत कम होता है, जिसका व्यास लगभग 50,000 किलोमीटर होता है। ये सनस्पॉट सूर्य की बाहरी सतह यानी फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल के क्षेत्र हैं, जहाँ किसी भी तारे का चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक होता है। यदि पृथ्वी से तुलना करें तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी से लगभग 2500 गुना अधिक है। बात करते हैं कि सनस्पॉट का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सौर कलंक से उत्पन्न सोलर फ्लेयर्स के कारण रेडियो संचार, जीपीएस सिस्टम, ऊर्जा, स्टूडियो और उपग्रह आधारित संचार प्रणाली सौर ऊर्जा से गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं। इसके कारण भूचुंबकीय तूफान यानी जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स उत्पन्न हो सकते हैं, जिसके कारण इन खतरनाक विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। और वायुमंडल न्यूनतम सौर कलंक के समय पर ठंडा हो जाता है, जबकि यदि सौर कलंक हीटिंग स्टेज में है तो वातावरण अधिक गर्म या हीटिंग स्टेज में आ जाता है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत 5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह योजना महामारी के मद्देनजर आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार द्वारा घोषित आर्थिक राहत पैकेज का एक हिस्सा है। यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपए तक की पूंजी ऋण के रूप में प्रदान करती है और आवेदकों को किसी भी प्रकार की जमानत की आवश्यकता नहीं होती है। इस पूंजी को चुकाने के लिए 1 वर्ष का समय भी दिया जाता है। आपको बता दें कि यहाँ विक्रेता मासिक किस्तों के माध्यम से ऋण का भुगतान करने में सक्षम होंगे। यदि समय पर या नियत तारीख से पहले ही ऋण का भुगतान करते हैं तो उन्हें 7% की वार्षिक ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी, जो डीबीटी यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 6 महीने के अंतराल पर सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचा दी जाएगी। देखते हैं आगे। रक्षा मंत्री ने नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन यानी NIIO लॉन्च किया है और कहा है कि युद्धपोतों के स्वदेशी डिजाइन में प्रगति हासिल करने के बाद अब नौसेना को सैन्य हथियारों, उपकरणों के डिजाइन और विकास पर ध्यान देना चाहिए। NIIO आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नवोन्मेष एवं स्वदेशीकरण को प्रेरित करने की दिशा में शिक्षा क्षेत्र और उद्योग के साथ परस्पर संवाद हेतु सैन्य हथियारों और उपकरणों के अंतिम उपयोगकर्ता के लिए समर्पित संरचनाएं बनाएगा। आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा क्षेत्र और उद्योग आपस में, यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्री आपस में मिलकर के सैन्य हथियार और उपकरणों को बनाएं, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। यह त्रिस्तरीय संगठन होगा, जहां पहले स्तर पर नौसेना प्रौद्योगिकी त्वरण परिषद यानी NTAC, नेवल टेक्नोलॉजिकल एक्सेलरेशन सेल, जो नवाचार और स्वदेशीकरण दोनों पहलुओं को एक साथ लाएगा।
दूसरे स्तर पर नौसेना प्रौद्योगिकी त्वरण परिषद यानी एनटैक का एक कार्य समूह होगा जो परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करेगा। और तीसरे स्तर पर उभरती प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए एक प्रौद्योगिकी विकास त्वरण सेल यानी टीडैक बनाया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। इजराइल और यूएई। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में एक ऐतिहासिक वाशिंगटन ब्रोकरेड डील के तहत पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने पर सहमति बनाई गई है। यूएई खाड़ी देशों में पहला और तीसरा अरब देश है जिसके इजराइल के साथ अब सक्रिय राजनयिक संबंध होंगे। इससे पहले मिस्र ने 1979 में इजराइल के साथ और 1994 में जॉर्डन के साथ शांति समझौते में प्रवेश किया था और फिलिस्तीन क्षेत्रों को अपने क्षेत्रों में शामिल करने की इजराइल की योजना को यह समझौता अब निलंबित करेगा। आप मैप में देख सकते हैं तो यहाँ पर है इजराइल और ये नीचे आप देख पा रहे हैं यह है संयुक्त अरब अमीरात जो एक खाड़ी देश है और अरब देश है। इसके तहत इजराइल वेस्ट बैंक के एक बड़े हिस्से पर अपनी कब्जा करने की योजना को भी निलंबित करेगा। और वेस्ट बैंक कहाँ पर है हम अभी आपको मैप में दिखाएंगे। वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। इसका एक प्रमुख शहर रामल्ला है जो फिलिस्तीन की प्रशासनिक राजधानी है। तो वेस्ट बैंक पर यदि इजराइल अपने योजनाओं को निलंबित करता है तो इससे फिलिस्तीन को भी काफी फायदा होगा। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं कि ये वेस्ट बैंक है, ये आप देख पा रहे हैं और ये सारा इजराइल है और इस तरफ है जॉर्डन। इजराइल ने 6 दिवसीय अरब इजराइल युद्ध जो 1967 में हुआ था उस युद्ध के बाद वेस्ट बैंक को अपने नियंत्रण में ले लिया था। 1971 के बाद से संयुक्त अरब अमीरात ने फिलिस्तीनियों की भूमि पर इजराइल के नियंत्रण को मान्यता नहीं दी थी। हाल के वर्षों में ईरान और लेबनानी आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के बीच दुश्मनी के कारण खाड़ी अरब देशों और इजराइल के बीच में निकटता काफी बढ़ गई थी जिसका परिणाम अब हमें देखने को मिल रहा है। फिलिस्तीनी इस्लामिक राजनीतिक संगठन हमास ने घोषणा को खारिज कर दिया है और कहा है कि यह सौदा फिलिस्तीनियों के हित में नहीं है। इस समझौते से मध्य पूर्व में 2 सबसे प्रगतिशील और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बीच प्रत्यक्ष संबंधों की शुरुआत होगी जिससे आर्थिक विकास होने के साथ साथ लोगों से संबंध भी आगे बढ़ेगा। अब चलते चलते कुछ अन्य खबरों पर नजर डाल लेते हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा तालिबान कैदियों को रिहा करने से इनकार किए जाने के बाद लोया जिरगा बैठक को बुलाया गया है। यह अफगानिस्तान की एक सामूहिक राष्ट्रीय सभा है लोया जिरगा जो विभिन्न जातीय धार्मिक एवं जनजातीय समुदायों के प्रतिनिधियों को एक साथ मंच पर लाती है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा है कि इस वर्ष निर्यात में महत्वपूर्ण सुधार आने और आयात में कमी होने के कारण देश के भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति काफी मजबूत रहने की स्थिति है। भारत में इस वर्ष जून माह में $0.79 बिलियन का व्यापार अधिशेष यानी कि ट्रेड सरप्लस दर्ज किया गया है जो अच्छी खबर है। 8 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन के 78 वर्ष पूरे हो गए हैं जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 को अधिसूचित किया गया है। इस नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों के द्वारा निजी 4 पहिया वाहनों के बजाय 2 पहिया वाहन, सार्वजनिक परिवहन तथा साझा वाहनों एवं माल वाहकों के प्रतिस्थापन पर जोर दिया गया है। 8 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है और यह स्वच्छ भारत मिशन पर संवाद एवं अनुभव केंद्रों के रूप में कार्य करेगा। बॉम्बे फ्लाइंग क्लब भारत का पहला डीजीसी अनुमोदित ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल बन गया है। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवाओं की बहाली को लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेष समिति ने सुरक्षा स्थिति पर प्रभाव का आकलन करने के लिए एक विशिष्ट समिति क्षेत्र में परीक्षण के आधार पर उच्च गति इंटरनेट सेवा शुरू करने की सिफारिश की है। चीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत के सबसे बड़े व्यापार भागीदार देश चीन के साथ जून और जुलाई माह के बाद से भारत में चीन से आयातित वस्तुओं में वृद्धि हो रही है और यह मुख्य रूप से चीन से चिकित्सा आपूर्ति के बढ़ते आयात के कारण हुआ है। ये था हमारा आज का वीकली करंट एडिशन। इससे संबंधित यदि आपकी कोई समस्या या कोई क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अपना फीडबैक भी हम तक जरूर पहुंचाएं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीकली करंट एडिशन में। तब तक आप जुड़े रहें बीपीएससी राइट वे के साथ में। थैंक यू।